Assalamu alaikum everyone. So welcome to the class of marketing research. So today we'll start from the first chapter. I'll share the handouts with you. So the first chapter today we'll just discuss what is marketing. Marketing है क्या? Then we'll go towards the research aspect of this course. So marketing research क्या है या marketing क्या है? और अगर मैं सिंपल टर्म्स में बोलूँ देर वेरी सिमिलर. ठीक है. मार्केटिंग स्टार्ट ही मार्केटिंग रिसर्च से हो रही होती है. जब भी आप मार्केटिंग स्टार्ट करें पहले आप मार्केटिंग रिसर्च करेंगे एंड इट यूजुअली एंड्स एट मार्केटिंग रिसर्च एज वेल. आप पहले आइडेंटिफाई कर रहे हैं नीड्स और वांट्स को कि लोग क्या चीज चाहते हैं, उनको क्या चीज प्रोड्यूस करके हमें देनी चाहिए. और एंड पे आप ये देखते हैं कि फीडबैक क्या आया, कस्टमर को चीज पसंद आई या नहीं आई, हमारी आफ्टर सेल सर्विस पसंद आई या नहीं आई, कस्टमर क्या चीज डिमांड कर रहा है. और अब so it usually starts and ends at marketing research. तो बिफोर गोइंग इनटू द मार्केटिंग रिसर्च एस्पेक्ट एक बार मार्केटिंग को टच कर लेते हैं. आपके नजदीक मार्केटिंग क्या है? इन योर ओपिनियन यू कैन से एनीथिंग. ठीक है. यू कैन से दैट एग्जैक्टली. हम बेसिकली लोगों के नीड्स आइडेंटिफाई कर रहे हैं और उससे अगेन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज कि हम एक कंपेटिटिव एज वाला प्रोडक्ट बनाएं, उसकी सही प्राइसिंग करें, उसको सही तरह से प्रमोट करें, अच्छी तरह से उसको कंसेप्चुलाइज किया जाए, उसको फिजिकली प्रोड्यूस किया जाए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी तरह से की जाए. एंड अगेन प्रोडक्ट और सर्विस एनीथिंग दोनों के प्री अप्लाई होता है. और बेसिकली एक इंडिविजुअल को उसकी डिमांड्स को सेटिस्फाई किया जाए, उसकी नीड को सेटिस्फाई किया जाए और उसको एक बेसिकली उसकी जो नीड है, जो उसकी वांट है, उसको प्रॉफिटेबल वे के अंदर सेटिस्फाई करें, प्रॉफिट कमाते हुए हम उसकी उस नीड को सेटिस्फाई करें. ठीक है. So marketing includes all activities necessary for the conception, pricing, for the conception, uh, pricing, promotion, distribution of goods, services, and ideas to create exchanges that satisfy individual and organizational needs, the objectives basically. So again, ये तो सब कंपनीज करती हैं. तो कुछ कंपनीज बहुत कामयाब होती हैं, कुछ नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल, तकरीबन दुनिया के कई कंट्रीज के अंदर मैकडोनल्ड्स की ब्रांचेस हैं, स्टारबक्स है, केएफसी है, हार्डीज है, बर्गर किंग है, बहुत सारे ब्रांड्स हैं. आपको सिर्फ ये कुछ मेन बता रहा हूँ. वॉल्स है लेट्स सपोज. तो बड़ी कुछ ब्रांड्स हैं जो तकरीबन हर कंट्री में दे आर वेरी सक्सेसफुल, जबकि अदर्स दे आर नॉट सो सक्सेसफुल. और हमारे कई प्रोडक्ट्स हैं जो अमेरिका में नहीं बिकते लेकिन उनके प्रोडक्ट्स हमारे पास बिक रहे हैं. वाई? ओके. अमेरिकन अपना हैमबर्गर आपको बेच रहे हैं, ठीक है, हैमबर्गर एक यहाँ पर मैकडोनल्ड्स के नाम पे. आपका अंडा शामी बर्गर क्यों नहीं बिकता अमेरिका में? उसकी फ्रेंचाइजेस क्यों नहीं है अमेरिका में? यस, वन ऑफ द रीजन इज स्टैंडर्डाइजेशन. क्वालिटी मेंटेन नहीं करते आप. आप एक दिन एक चीज दे रहे होंगे, दूसरे दिन दूसरी चीज दे रहे होंगे, और फिर अगेन एक दिन तो चलो सारे प्रोडक्ट सही है, दूसरे दिन कोई पुरानी चीज पड़ी थी वो भी लगा दी तो वो बंदा बीमार हो गया उससे. पॉसिबल. तो ये भी होता है. यस. एक रीजन ये भी है कि हमारे कई ब्रांड्स वहां पर नहीं है. इन नॉट जस्ट, इसलिए मैं सिर्फ एक एग्जांपल दे रहा हूँ. देयर कुड बी सो मेनी अदर थिंग्स. आपको अमेरिकन गार्डन के प्रोडक्ट्स मिलेंगे यहाँ पर, विनेगर एंड ऑल दीज डिफरेंट केमिकल्स जो आपके ये सॉरी कुकिंग के इंग्रेडिएंट्स हैं, हमारे किसी के वहां पर नहीं मिल रहे होंगे इतनी इजीली. दैट्स अ फैक्ट. या बिक नहीं रहे एटलीस्ट इतना पॉपुलर. अगर अवेलेबल भी हैं तो मुस्लिम्स या हमारे लोग गए तो लेते हैं, लेकिन अमेरिकन माइट नॉट बी बाइंग देम. जबकि हम प्रेफर करते हैं, ओ ये अमेरिकन गार्डन का नहीं, अच्छा होगा, ये लेना चाहिए. तो अगेन इट कम्स डाउन टू hearing the consumer and identifying their wants and needs and producing your product or service according to their wants and needs.
सो अगेन क्वालिटी मेंटेन करना इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। लेकिन वो जो भी प्रोडक्ट कंज्यूमर डिमांड कर रहा है उसको कंज्यूमर को हेयर करके जो कंज्यूमर चीज चाहता है वो चीज बनाकर उसकी नीड्स और उसके वांट्स के अकॉर्डिंग उसको मार्केट करना। अगेन, चाहे प्रोडक्ट है चाहे सर्विस, उसकी प्राइसिंग सही रखना, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपरली मैनेज करना कि डिस्ट्रीब्यूशन हो, और इसी तरह से उसको प्रमोट करते रहना। जैसे कि आप देखेंगे, अब पेप्सी अगर अपनी ऐड ना चलाए तो क्या पेप्सी बिकना बंद हो जाएगी पाकिस्तान में? लेकिन हर मैच के पर वो अपनी ऐड चलाएंगे। हर कुछ अरसे बाद आपको किसी ना किसी बिलबोर्ड में पेप्सी बनी नजर आ जाएगी। वो क्यों करते हैं ये? टू रिमाइंड यू कि हम भी मार्केट में हैं। आप भूल ना जाइएगा कि पेप्सी भी अवेलेबल है। वो क्यों हर शॉपकीपर को एक फ्रीजर प्रोवाइड करें जिसके ऊपर पेप्सी लिखा हुआ हो? क्योंकि जब वो फ्रीजर बाहर पड़ा हुआ कस्टमर बाहर से गुजरते हुए भी देखेगा तो उसको पेप्सी की याद है, उसको पेप्सी का टेस्ट याद है, उसको उसके साथ एसोसिएटेड वो फीलिंग्स, वो इमोशंस याद हैं जो उन्होंने इतने सालों से मार्केटिंग करके आपके अंदर बिल्ड किए हैं। कि कोई खुशी का इवेंट हो रहा है तो पेप्सी तो चल रही होगी, किसी के घर पे शादी हुई है, कोई फंक्शन हुआ है, कोई बड़ी इवेंट हुआ है, तो डेफिनेटली उन लोगों ने पेप्सी पी होगी, तो हर बार वो हैप्पीनेस के साथ एसोसिएट हो जाएगी। जब कोई हैप्पी है उसको याद आएगा, वो हो पेप्सी पीते हैं यार हम तब तो एक इमोशनल अटैचमेंट बिल्ड की जा रही है आपकी उसके साथ। तो प्रमोशन भी उसका एक बहुत इंटेग्रल पार्ट है। सिर्फ नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करते हुए एक प्रोडक्ट बना ही देना काफी नहीं है। तो इसके वजह से कि फ्लेवर्स बहुत सारे अब आने लग पड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स ट्राई किए जाते हैं। इसी तरह से उसकी प्राइसिंग इंप्रूव की जाती है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इंश्योर की जाती है। अब हमारे यहाँ कई कंपनीज हैं जो देखती है कि अगर इस प्रोडक्ट की इस साल की डिमांड हमारी पूरी हो गई है, हमारे जो टारगेट था वो पूरा हो गया, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन रोक देती है। जो डिस्ट्रीब्यूटर होता है वो सप्लाई रोक देता है। वो कहता है अब अगले साल जनवरी 1 को सप्लाई करूंगा ताकि अगले साल के जो टारगेट है उसके अंदर इसके शामिल हो जाएगी प्रोडक्ट। दिस हैपेंस अ लॉट। तो डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज आ जाते हैं हमारे यहाँ, ये भी एक बड़ा इशू है। तो कंपनीज जो इन सारी चीजों को इंश्योर करती हैं और इनको सेटिस्फाई करती हैं कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को, वो सक्सेसफुल होती हैं। मार्केटिंग तो सब कर रहे हैं लेकिन जो इन चीजों को इंश्योर करेगी वो कंपनी सक्सेसफुल हो जाएगी। अगर इसको मार्केटिंग को हम देखें तो मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज द कोर ऑफ मार्केटिंग, एंड मार्केटिंग मैनेजर्स मस्ट प्रैक्टिस दिस कॉन्सेप्ट बाय डेवलपिंग मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूजिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम कस्टमर्स या कंज्यूमर्स। If you want to describe marketing in one sentence, it is, अभी तक जो हमने बात की इससे क्या पता चला आपको? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। कंज्यूमर आपके पास दोबारा कब आएगा? जब वो पहली बार सेटिस्फाइड होके जाएगा। अगर आपने किसी के साथ दो नंबरी की, चीटिंग की, उसको खराब प्रोडक्ट बेच दिया, क्या वो दोबारा लेने आएगा? मैं अपनी एग्जांपल देता हूँ। आई वेंट टू दिस इम्तियाज, उनके पास ये एक फ्रोजन पिज्जाज आते हैं। आई डोंट नो, किंग या कोई ऐसा अजीब सा नाम है उसके, फ्रोजन पिज्जाज आते हैं। अब उसके मैंने इंग्रेडिएंट्स पढ़े, इंग्रेडिएंट्स में सब कुछ ओके है, फैंटास्टिक है यार, फैंटास्टिक। कभी जरूरत पड़ती है बंदे को फ्रोजन एक पिज्जा ले चलते हैं। सो आई बॉट दैट पिज्जा, आई ओपनड इट व्हेनेवर आई डिड, एंड आफ्टर रीहीटिंग इट आई फाउंड आउट कि वो पिज्जा के नाम के ऊपर आपको साथ फ्रॉड कर रहे हैं। वो पिज्जा नहीं बेच रहे आपको, वो आपको ब्रेड बेच रहे हैं। सो इफ द पिज्जा वाज दैट थिंग, तो उसमें से 95% जो लेयर थी वो तो सिर्फ ब्रेड थी। उसके ऊपर आई थिंक पिज्जा सॉस, और टॉपिंग के तौर के ऊपर थोड़ी चीज, जो उसकी वो 5% अगर कह लें कि वो लेयर होगी, नॉट दैट मच, बड़ी लिमिटेड सी चीज की अमाउंट भी थी। और बड़ी मुश्किल से एक टिक्का पीस के स्लाइसेस श्रेड करके बड़ी बारीक बारीक किस्म के, तो 3 4 मुश्किल से पीसेस मैं काउंट कर सकता था थे। उसके ऊपर पैकेजिंग के ऊपर जो इंग्रेडिएंट्स, उसमें कैप्सिकम कहीं नहीं थी, टोमेटोज, अनियंस, ऑलिव्स मैंने कहीं नहीं देखा, उस पे नहीं था एटलीस्ट। और इट वाज लाइक रिडिकुलस यार, दिस इज चीटिंग। तो क्या मैं उसका प्रोडक्ट दोबारा खरीदूंगा? नो। आप एक बार कस्टमर को धोखा दे सकते हैं, बार बार नहीं दे सकते, लेकिन 90% ऑफ योर सेल्स या 70% ऑफ योर सेल्स एटलीस्ट आर डन बाय रिपीट कस्टमर। न्यू कस्टमर आपके पास थोड़ा आता है, इतना नहीं आता। रिपीट कस्टमर होता है जो आपकी एक्चुअल सेल्स का वॉल्यूम, मार्जिन लेकर जा रहा होता है, क्योंकि वो पहली बार आपसे सेटिस्फाई होकर गया था। अब वो बार बार ये बंदा सही डील करता है, मुझे मुझे इसकी दुकान से चीज खरीदे। अब ये किराने वाला होता है जो आपको अच्छे से डील करेगा, आपको साथ सेटिस्फाई भी करेगा, कभी कोई इशू हो गया तो उसके अंदर आपको चेंज भी कर देगा वो चीज।
और आपको कहेगा कि आप ट्राई कर लें, नो प्रॉब्लम, आसाम से तसल्ली से इसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं अगर आपको नहीं पसंद आ रही तो। आप उसके पास जाना प्रेफर करेंगे, या उसके पास जो कहेगा जी कोई एक्सचेंज नहीं है, कोई रिफंड नहीं है, एक बार देख कर लो भाई, बदतमीजी से उसके पास शॉपकीपर वो अपने कस्टमर से या अपने एम्प्लॉय से बात कर रहा है। डेफिनेटली। तो जहां कस्टमर को सर्विस अच्छी मिलेगी, जहां कस्टमर सेटिस्फाई होगा, तो कस्टमर ने तो रेगुलरली वो चीजें परचेज करते रहनी है। आज अगर वो एक चीज में लॉस करके कस्टमर बिल्ड कर लेता है, तो कल को वो कस्टमर उससे कई और चीजें लेगा, और फिर कस्टमर सिर्फ खुद चीजें नहीं लेगा, वो अपने दोस्तों को रिकमेंड करेगा, वर्ड ऑफ माउथ चलेगा कि यार मैं इस दुकान पे बड़ा अच्छा डील करते हैं, तुम इससे चीज लिया करो, मेरे रेफरेंस से जाना, वो तुम्हें बड़ा अच्छा डील करेगा। तो वो वर्ड ऑफ माउथ बनेगा, तो मेजोरिटी आपकी जो सेल हो रही होती है वो रिपीट कस्टमर करवा रहा होता है। तकरीबन 70-80% सेल रिपीट कस्टमर की होती है, सिर्फ 20-30% मुश्किल से वो होती है जो न्यू कस्टमर आता है। और अगर आपने उसको बिल्ड नहीं किया न्यू कस्टमर को, और उसको रिपीट कस्टमर में चेंज नहीं किया, तो वो भी चला जाएगा। सो यू विल बी लेफ्ट विद नथिंग। तो आप किसी को धोखा तो दे सकते हैं, बिजनेस नहीं चला सकते। और ये इस्लामिक प्रिंसिपल्स के भी खिलाफ है, कि आपने वो हदीस सुनी हुई है कि धोखा देने वाला हम में से नहीं। जो कि अगेन इसी तरह के एक इवेंट की पढ़ाई थी, कि ऊपर ऊपर उसने ड्राई क्रॉप डाल दी, और जब हाथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नीचे डाला, तो पता चला कि नीचे से तो क्रॉप गिली है। सो आपने कहा कि धोखा देने वाला हम में से नहीं है, मतलब मुसलमान नहीं है। मुसलमान दूसरे मुसलमान को धोखा नहीं देता। सो कस्टमर सेटिस्फेक्शन, अगर मैं मार्केटिंग को सिर्फ, अगर वो इतनी बड़ी डेफिनेशन जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो ना बताता, और ये कहता कि मार्केटिंग इन अदर वर्ड्स इज कस्टमर सेटिस्फेक्शन, कि कस्टमर को सेटिस्फाई करना है आपने हर चीज में, प्रोडक्ट में उसकी नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करके, प्रोडक्ट के बाद फिर उसकी जो सर्विसेज है, अगर कोई कोई आफ्टर सेल सर्विस है, कोई प्राइसिंग है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये सब चीजें ठीक होनी चाहिए। अगर कस्टमर को आपके पास से चीज परचेज करके पता चले कि उसको धोखा हो गया, आपने एक चीज उसको बेच दी है 10,000 रुपए की, कस्टमर बाहर गया, उसके दोस्त ने उसको बताया यार ये तो मैं 2,000 रुपए की कल लेकर आऊं XYZ दुकान से, क्या कस्टमर दोबारा आएगा? उसकी वांट पूरी हुई है, उसकी नीड फुलफिल हुई है, लेकिन आपने उसके साथ चीटिंग की है, आपने उससे प्राइस गलत चार्ज की है जो नहीं करनी चाहिए थी, गलत उसको मिसलीड करके, या आपको प्रोडक्ट को चीज ए बेचनी थी, आपने उसको बी बेच दी कि आपका मार्जिन ज्यादा हो, कस्टमर को पता चला यार इसने मुझे गलत एडवाइस दी है, कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। तो एंड ऑफ द डे मार्केटिंग कहाँ स्टैंड करती है? कस्टमर सेटिस्फेक्शन पे। जहां भी मार्केटिंग डिस्कस होगी, कस्टमर सेटिस्फेक्शन वुड बी दी मेन पॉइंट। ठीक है। तो मार्केटिंग जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका आइडिया ये है कि ऑर्गेनाइजेशन जो है वो अपने गोल अचीव करे, अगेन ऑर्गेनाइजेशन होगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, लेकिन किस बेस के ऊपर? कस्टमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करके उसको प्रॉफिटेबली टारगेट करते हुए प्रॉफिटेबली उसको सेटिस्फाई करेगी, और डिलीवर करेगी जो डिजायर्ड सेटिस्फेक्शन कंज्यूमर डिमांड कर रहा है, जो कि एफिशिएंट और इफेक्टिव होगी देन द कंपेटिटर्स। तो ही कंपनी सक्सेसफुल होगी अपनी मार्केटिंग कैंपेन में। ठीक है। अगर इनमें शॉर्ट कहूं तो मार्केटिंग इज दैट द फोकस ऑफ द एंटायर फर्म इज ऑन सेटिस्फाइंग कंज्यूमर नीड्स एंड वांट्स। ओके, नीड्स और वांट सेटिस्फाई करनी है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन करनी है, लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि कस्टमर की नीड्स और वांट्स क्या है? किससे पूछूं? यस, अगर मुझे कस्टमर के नीड्स और वांट्स आइडेंटिफाई करने हैं, तो मुझे कस्टमर से ही पूछना होगा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या चीज डिमांड करते हो। ठीक है। समटाइम्स इट डज नॉट वर्क, बट मोस्ट ऑफ द केसेस कस्टमर को पता है ना, कि क्योंकि यूजर वो है फाइनल प्रोडक्ट का, उसे पता है कि उसे क्या चाहिए, तो आप उससे पूछ लेते हैं। समटाइम्स उसे नहीं पता होता। जैसे कि हेनरी फोर्ड की सेइंग है कि इफ आई हैड आस्क्ड पीपल व्हाट दे वांटेड दे वुड हैव सेड फास्टर हॉर्सेस। लोग गाड़ियां नहीं मांगते उससे कि यार चीप गाड़ी चाहिए हमें, वो कहते हैं यार घोड़े तेज चलने वाले चाहिए हमें, क्योंकि तब घोड़ों से ट्रांसपोर्ट होती गाड़ियां, और एन एक्सेप्शन। ये हेनरी फोर्ड ने इंट्रोड्यूस करवाया कि एक जिसे कहते हैं हम लाइन प्रोडक्शन मेथड हो सकता है, जिसके अंदर आप मैसिव क्वांटिटीज में गाड़ियां बड़ी सस्ती प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो टी फोर्ड, मॉडल टी फोर्ड जो है हेनरी फोर्ड की, ये वो पहली गाड़ी थी जो बड़ी सस्ती इंट्रोड्यूस करवाई गई मार्केट में, और ये पॉपुलर हो गई, और तब से फिर गाड़ियों का एक पूरा
काम शुरू हो गया, एक पूरा बिजनेस शुरू हो गया, ये इंडस्ट्री चल पड़ी और आज हम घोड़ों की जगह गाड़ियां यूज कर रहे हैं। अगर आज भी गाड़ियां उसी तरह प्राइस होती जो टी फोर्ड की मॉडल टी से पहले थी, तो शायद आज भी कोई गाड़ी अफोर्ड ना कर सकता। तो बड़ी चीप करके उसने गाड़ियां इंट्रोड्यूस करवाई। इसी तरह से देयर वाज अनदर एग्जांपल इन माय माइंड। लेट्स से, हाँ मुझे एक एग्जांपल है। कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप ऑब्जर्वेशन से पता करते हैं। एक तो है ना कि कंज्यूमर से आपने पूछ लिया, उसको अपनी नीड और वांट का पता था, उसने आपको बता दिया। सम टाइम कंज्यूमर को नहीं पता उसे क्या चीज चाहिए। जैसे कि एक कंपनी थी, अब ये डिजाइन थिंकिंग से मैं इसको लेकर आ रहा हूँ। डिजाइन थिंकिंग एक पूरी अप्रोच है प्रोडक्ट डिजाइन करने की। तो उन्होंने देखा कि जी ये कस्टमर को आखिर आयरन बोर्ड में क्या चाहिए, जो इस्त्री करने वाला बोर्ड होता है जिसके ऊपर कपड़े इस्त्री किए जाते हैं, इसमें क्या चीज होनी चाहिए जो कस्टमर ज्यादा प्रेफर करेगा और हमारा बोर्ड परचेज करे। तो उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, लोगों को इस्त्री करते हुए कपड़े देखा, वो लोग स्पेशली जो बहुत अच्छे इस्त्री करते थे, जिनकी तारीफ होती थी कि ये बड़े चाहिए, और जो बाकी आम आयरन बोर्ड के ऊपर भी इस्त्री कर रहे होते थे। तो उन्होंने जब ऑब्जर्व किया, तो ऑब्जर्वर का काम तो सिर्फ देखना कि इसकी क्या नीड है, क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है इसमें। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो अच्छी इस्त्री कर लेता था, वो आयरन बोर्ड को वॉल के साथ अटैच करके इस्त्री करता था कपड़े। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि जो न्यू आयरन बोर्ड हमने डिजाइन करना है, इट हैज टू बी इन अ फॉर्म कि वो ज्यादा स्टेबल हो। जो करंट मार्केट में अवेलेबल है वो स्टेबल नहीं है। वो जब आप प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, तो वॉबल करते हैं, वो हिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि स्टेबल होना चाहिए, वॉल के साथ लगाए बगैर भी इतना स्टेबल हो कि वो मूव ना करे, तो लोग ज्यादा प्रेफर करेंगे उसे बाय करना। इस तरह से उन्होंने चीजें आइडेंटिफाई की, उसके अकॉर्डिंग अपना नया आयरन बोर्ड इंट्रोड्यूस करवाया। वो इतना ज्यादा चला कि बिक गया पूरा। इट वॉज अ सक्सेस। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई किया। तो आइडेंटिफाई करने का एक तरीका तो कंज्यूमर से पूछ लिया जाए, दूसरा तरीका एक ऑब्जर्वेशन में। तो बहुत सारे तरीके हैं, हम मार्केटिंग रिसर्च में यही डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे। तो जो पूछा जाएगा वो कैसे पूछा जाएगा? मार्केटिंग रिसर्च। चाहे ऑब्जर्वेशन करें, चाहे उससे जाकर पूछें, क्वेश्चनर फिल करना है, इंटरव्यू करें, एंड ऑफ द डे इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी मार्केटिंग रिसर्च, एंड दिस इज अ फैक्ट। सो जब भी कभी आप कंज्यूमर के नीड्स और वांट्स को आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं, व्हाट यू विल हैव टू डू इज मार्केटिंग रिसर्च। तो अगेन हम मार्केटिंग से ऑटोमेटिकली, मार्केटिंग से, जैसे मैंने कहा था कि मार्केटिंग शुरू भी मार्केटिंग रिसर्च पे होती है और एंड भी मार्केटिंग रिसर्च पे होती है, तो वहां पर खुद ही पहुंच गए हैं। मूविंग ऑन टू द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, हम अगर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी तक तो पहुंच गए, ठीक है। व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटेजी? अगर मैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को सिंपल वर्ड में बताऊं, तो इट इज मोर लाइक यू आर सेलेक्टिंग अ मार्केटिंग सेगमेंट, कि ये मार्केटिंग सेगमेंट है जो हमारी टारगेट ऑडियंस है, हमारी कंपनी की टारगेट मार्केट है। अगेन आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये बुक अवेलेबल है आपके पास, रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएगा, ये बुक आप पढ़ सकते हैं। इट्स ऑलमोस्ट सिमिलर थिंग्स जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ। एंड यू डिजाइन अ प्रॉपर मार्केटिंग मिक्स अराउंड दैट सेगमेंट। आप एक जनरल मार्केटिंग मिक्स बनाएंगे, वो आपके सेगमेंट को टारगेट नहीं कर रहा होगा। तो अगेन मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज गोइंग टू बी कि अगर मेरा प्रोडक्ट ही एक सर्टेन एज ग्रुप ने लेना है, एक सर्टेन जेंडर ले लेना है, तो दूसरे को टारगेट करने की जरूरत ही नहीं है। अब मैंने टारगेट करना है लेट सपोज फीमेल्स को, और मैं ऐड दे रहा हूं मेंस के मैगजीन्स के अंदर, मेक्स नो सेंस। मैं जनरल ऐड दे रहा हूँ, कभी को फीमेल खोल के देख लेगी तो उसको भी मिल जाएगी, वुड मेक नो सेंस। तो मुझे पहले अपना सेगमेंट आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए, और फिर उसके हिसाब से मुझे अपनी स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मिक्स, दी 4 P's, अगेन इसके अंदर 4 कह लें, 6 7 कह लें, या आज के 14 P's तक इसको ले जाएं आप। एंड ऑफ द डे उन 14 को भी जब आप अगर कंडेंस करें, एंड ऑफ द डे वही 4 बच जाते हैं। मार्केटिंग के बेसिक 4 वही हैं। इनको आप डिवाइड करके 7 बना लें, 14 बना लें, इसमें कुछ एडिशन कर लें, दैट्स अ सेपरेट थिंग। लेकिन वो जो बेसिक पीस है मार्केटिंग के, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, ये चारों पीस जो है वो आप इंश्योर करेंगे व्हेन यू आर डूइंग द मार्केटिंग सेगमेंटेशन, कि आपके सेगमेंट के लिए क्या बेस्ट है। तो अगर आपको फीमेल्स को टारगेट करना है, तो फीमेल के फैशन मैगजीन्स को टारगेट करना होगा। उसके अंदर भी अब आप देखेंगे कि किस एज ग्रुप को टारगेट करना है, किस पर्टिकुलर आप सेगमेंट के अंदर भी फर्दर कोई सेगमेंटेशन कर रहे हैं किसी बेसिस के ऊपर।
क्या आप फीमेल्स को भी टारगेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर भी ब्लैक मेल फीमेल्स को टारगेट कर रहे हैं, फीमेल्स ऑफ कलर को टारगेट कर रहे हैं। तो जैसे कि अगर कोई मेकअप लाइन है तो आपने ऐसी डिजाइन की है जो कि अगेन ब्लैक के लिए या डार्कर स्किन टोन के लिए ज्यादा सुटेबल है। बिकॉज उसके ऊपर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है कि जितना मेकअप आप डिस्प्ले कर रहे होते हैं वो एक फेयर स्किन के ऊपर डिस्प्ले कर रहे हैं, वो एशियन स्किन के ऊपर कैसा होगा, इट वुड बी डिफरेंट। वो एक कलर स्किन के ऊपर कैसा होगा, दैट वुड बी डिफरेंट। तो अब जिसको टारगेट करें फिर उससे रेलिवेंट मार्केट, उससे रेलिवेंट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, चारों पीस उसके अकॉर्डिंग डिजाइन करने होंगे आपने। सो मार्केटिंग स्ट्रेटजी इज बेसिकली कि अपने सेगमेंट को डिसाइड करें और उसके अकॉर्डिंग अपने पीस को डिजाइन करें, मार्केटिंग मिक्स को उसके अकॉर्डिंगली डिजाइन करेंगे हम। तो अगेन इट कुड बी अ प्रोडक्ट, इट कुड बी अ सर्विस। जैसे कि अगर इस्लामिक बैंकिंग को मुझे एडवर्टाइज करना है तो अब मैं सर्विस एडवर्टाइज कर रहा हूँ ना, तो कैसी एड आ रही होगी न्यूज़पेपर में, एक तरफ वो मनी वाला बैग और दूसरे हाफ के अंदर आग, ये तो रिबा है, इंटरेस्ट है, मुझे डराना है ना। मुझे इंश्योरेंस एडवर्टाइज करनी है, मैं कैसे सर्विस की बात में बात, क्योंकि मैं पहले प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस कर चुका हूँ, मैं सर्विस के ऊपर भी ले आऊँ क्योंकि सर्विस भी मार्केट करनी पड़ती है हमें। मुझे लाइफ इंश्योरेंस बेचनी है, मुझे कार इंश्योरेंस बेचनी है, पहले मैं आपको डराऊंगा तो बेचूंगा ना। अगर एक दिन आपका एक्सीडेंट हो जाए और आपको कुछ हो जाए तो आपके घर वालों का क्या होगा, लाइफ इंश्योरेंस लें। अगर एक दिन आप स्लिप हो जाए रास्ते से जाते हुए और यूं यूं हो जाए तो और तो कुछ नहीं होगा, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस हमसे अगर आपने करवाई होगी तो हेल्थ का बिल हम पे कर देंगे। ठीक है ना, कि सडनली कुछ हो सकता है ना, तो हेल्थ का बिल कैसे पे करोगे, हॉस्पिटल में ज्यादा मांगे तो इंश्योरेंस करवाओ। तो इस तरह से हम आपको पहले डराएंगे, पॉसिबिलिटीज जो बैड हो सकती हैं वो आपको दिखाकर। यस, और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसको सेटिस्फाई करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो पहले नीड हम क्रिएट कर रहे हैं, डरा रहे हैं, उसके बाद उसको सेटिस्फाई करने के लिए सोल्यूशन प्रोवाइड करें। तो प्रोडक्ट सर्विस दोनों की मार्केटिंग, उसकी प्राइसिंग, उसकी प्रमोशन, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी प्लेसमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन प्लेसमेंट द सेम थिंग। अगेन क्या करने के लिए, नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए टारगेट मार्केट की। अब अगर एक मार्केटिंग मैनेजर, उसने सेगमेंटेशन करनी है, उसने प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस मार्केटिंग मिक्स को तैयार करना है, तो इस एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार करने के लिए उसे कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, उसे कुछ पर्टिकुलर डेटा चाहिए, कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए जिसकी बेस के ऊपर वो सारी स्ट्रेटजी तैयार करेगा। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन क्या होगी कि मार्केट क्या है उसकी, किस मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट बेच रहा है। अगर वो यूनाइटेड स्टेट्स की मार्केट में बेच रहा है तो उसकी टोटल स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी, अगर वो पाकिस्तान की मार्केट में बेच रहा है तो टोटली डिफरेंट होगी। वहां वो ग्लैमर यूज कर सकता है, वहां वो बहुत सारे, और पाकिस्तानी मार्केट में उसको थोड़ा सा रिलीजियस एक्सपर्ट्स का भी ख्याल करना पड़ेगा। सो देयर वुड बी अ डिफरेंस। फिर सोशल नॉर्म्स भी हो सकती हैं कुछ, उनका ख्याल करना पड़ेगा। तो मार्केट क्या है, उस मार्केट के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट। देन हाउ डू वी सेगमेंट दिस मार्केट, कि हमें किस बेस के ऊपर इस मार्केट को सेगमेंट करना चाहिए, और फिर उसमें से अपना सेगमेंट टारगेट करना चाहिए। तो मार्केट सेगमेंटेशन किस बेस पर की जाए, अगेन उसके लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मार्केट से रेलिवेंट से चाहिए, उसका प्रोडक्ट क्या है, उसकी मार्केट क्या है, कंज्यूमर्स क्या है। देन व्हाट आर द नीड्स एंड वांट्स ऑफ ईच सेगमेंट जो उसने टारगेट किया है। अगर एक से ज्यादा सेगमेंट टारगेट किए हुए लेट्स सपोज, तो उनकी अपनी नीड्स और वांट्स को उसने आइडेंटिफाई करना है, उसके बगैर वो अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप नहीं कर सकता। सिमिलरली हाउ वुड ही मैयर द साइज ऑफ अ सेगमेंट, कि एक सेगमेंट मेरा कितना बड़ा है, कहीं मैं बहुत छोटे सेगमेंट को नहीं टारगेट कर बैठा, क्योंकि छोटे सेगमेंट है तो कम सेल होगी, तो पर यूनिट आपको मार्जिन ज्यादा रखना पड़ेगा। यू हैव टू थिंक अबाउट इट कि क्या साइज है मेरे सेगमेंट का, और मार्केटिंग भी अकॉर्डिंगली होगी। आपका सेगमेंट बहुत छोटी सी नीश है, आप मार्केटिंग ब्रॉड टीवी के ऊपर करने लग जाते हैं, जबकि उस नीश को तो एक सर्टेन एरिया से भी कवर किया जा सकता है, एक न्यूज़पेपर में एक पर्टिकुलर मैगजीन जो उस नीश को टारगेट कर रहा है, उसी नीश के मैगजीन के अंदर उसकी एड दे सकते हैं। सो यू कैन डू दैट, लेकिन हम क्या टारगेट कर रहे होंगे। तो एक एग्जांपल अगर मैं दूं, तो जो वॉच मैन्युफैक्चरर, लग्जरी वॉच मैन्युफैक्चरर्स, इनकी एड अक्सर आप टीवी पर नहीं देख रहे होंगे कि जनरल हर बंदे को दिखानी रोलेक्स खरीद लो, ओमेगा खरीद लो, ये जितने बड़े ब्रांड्स हैं, टीवी के ऊपर आम तौर पे नहीं आएगी इनकी एड। क्यों, क्योंकि हर बंदा उसका कंज्यूमर ही नहीं है, उतने लोगों तक वो एड पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है। वो एड कहाँ दे रहे होंगे, टाइम मैगजीन। ठीक है, वो एड कहाँ दे रहे होंगे, इकोनॉमिस्ट मैगजीन। ये बड़े मैगजीन्स जो इंटरनेशनल बिजनेसमैन पढ़ते हैं या ऐसे लोग पढ़ते हैं जो सेलिब्रिटीज हैं। क्यों, स्पोर्ट्स मैगजीन, फैशन मैगजीन,
क्योंकि ये लोग हैं जो, इनके पास इतना टाइम है या इतना पैसा है कि इस तरह के मैगजीन्स पे स्पेंड कर रहे हैं, ये लोग हैं जो बाय कर सकते हैं ये। बाकी जनरल पब्लिक तो वो बाय नहीं कर सकती जो टीवी देख रही है। सो आप उसी सेगमेंट को आइडेंटिफाई करके उसी सेगमेंट को टारगेट कर रहे होंगे। तो सेगमेंट का साइज क्या है, और फिर अगेन आपके कंपेटिटर्स कौन है, इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। कोई कंपेटिटर नहीं है तो मार्केटिंग स्ट्रेटजी और होगी, कोई कंपेटिटर है तो और होगी, बहुत ज्यादा कंपेटिटर है तो और होगी। ठीक है। एंड व्हाट इज द मार्केटिंग स्ट्रेटजी ऑफ योर कंपेटिटर्स, ये बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करती है कि वो कैसे मार्केट करता है। जैसे वो करता है मैं भी वैसे टारगेट करूंगा, ये मैं उसके अगेंस्ट कोई चीज लेकर आऊंगा। आप देखेंगे मोबाइल वाले किस तरह से प्राइस के ऊपर कंपटीशन चल पड़ता है अचानक से। फिर कभी इन्होंने जब ये कर करते रहे मार्केटिंग, तो ये फिर एडवर्टीजमेंट के अंदर कोई फनी ऐड बना रहा है, कोई उसके मुकाबले के ऊपर कोई और ऐड लेकर आ रहा है, तो रिडिक्यूल कर रहे हैं एक दूसरे को। दैट इज पॉसिबल। तो आपका कंपेटिटर क्या कर रहा है उसके अगेंस्ट आप क्या करेंगे, तो ये आपको जानना है। अगेन सेगमेंटेशन हमने कर ली, इसमें से हम किस सेगमेंट को टारगेट करें, ज्यादा प्रॉफिटेबल हमारे लिए कौन सा सेगमेंट होगा। अब अगेन एक कंपनी के लिए अमेरिका के अंदर हो सकता है कि एक एज ग्रुप जो है वो सेगमेंट हो, और पाकिस्तान में दूसरा हो। लेट सपोज अमेरिका में उनका टारगेट था ओल्डर एज पीपल। क्यों, उन्होंने सारी लाइफ स्पेंड की है, उनके पास सेविंग्स है आपका महंगा प्रोडक्ट बाय करने के लिए, वो रिच है। यंग यूजली लोन में होगा, और फिर ओल्ड एज वहां पर ग्रुप ज्यादा है। अगर आप मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में देखें, मेडिकल के कॉन्टेक्स्ट में, हेल्थ इंश्योरेंस के कॉन्टेक्स्ट में, वहां ओल्ड लोग ज्यादा हैं। पाकिस्तान में यंग यूथ ज्यादा है। अब आपको अगर हेल्थ इंश्योरेंस बेचनी है तो उस यूथ को टारगेट करके बेचनी होगी। सो अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी चेंज हो जाएगी। यहाँ ओल्ड कम है कंपैरेटिवली एज कम्पेयर टू द यंग या यूथ जितना आ रहा है हमारे पास, तो आपका ज्यादा मार्जिन यहां से निकल रहा होगा, बड़ा सेगमेंट ये है। तो आप देखेंगे इसको टारगेट करने के लिए क्या स्ट्रेटजी, उसको डराओ। कुछ भी हो सकता है, कभी भी आपकी हेल्थ खराब हो सकती है। देखें ये बंदा था बिल्कुल ठीक, अचानक इसको ये हो गया, कोई पता नहीं आज के दौर में क्या हो जाए। डराओ और फिर उसके अपना प्रोडक्ट बेचो अगेन। तो क्या आप टारगेट किस तरह कर रहे होंगे, अगेन साइज, मॉडल, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट जो आप प्रोडक्ट सर्विस ऑफर कर रहे हैं, अपनी टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंगली डिजाइन करेंगे। अगर आपकी मार्केट ऐसी है जिसकी इनकम लेवल कम है, वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी चीजें या महंगी चीजें अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो महंगा प्रोडक्ट बनाने का, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स यूज करने का फायदा क्या। आप रोल्स रॉयस वाले स्टैंडर्ड ले लें कि जी प्रोडक्ट के डब्बे के ऊपर अगर ये एक हल्का सा पिन डॉट जितना स्क्रैच भी आ गया है तो ओहो ये तो नहीं बिक सकता, स्क्रैप, नया बनाओ। इस हिसाब से तो आपके प्रोडक्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, आपका कंज्यूमर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता। आपको कंज्यूमर के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट को डिजाइन करना है। फिर पैकेजिंग, ये लेयर ये देखेंगे इस तरह पैक किया, हाइजीनिक पैकेजिंग, ये वो कर दिया है। अब पता चला प्रोडक्ट है 10 रुपए की, पैकेजिंग के चक्कर के अंदर 30 रुपए की कर दी है, कंज्यूमर 10 से ऊपर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। सो यू हैव टू इंश्योर कि आप अपने कंज्यूमर के अकॉर्डिंग, अपनी मार्केट, अपने सेगमेंट के अकॉर्डिंग, टारगेट मार्केट के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट और उसकी क्वालिटी डिजाइन कर रहे हैं। क्वालिटी इंश्योर करने के चक्कर में अपने अपने सेगमेंट को इग्नोर कर दिया, वो क्वालिटी वाइज प्रोडक्ट तो बन गया, बेचोगे किसे भाई, जिसको टारगेट कर रहे थे वो तो परचेज ही नहीं कर सकता उतनी महंगी चीज। तो दैट्स एन इशू। अगेन इस सेगमेंट के लिए जो हमने सेलेक्ट किया है, बेस्ट प्राइस क्या होगी। मतलब प्रोडक्ट बना लिया, हमें पता है कितने का बनी, एक रीजनेबल प्रोडक्ट बनी है, लेकिन बेचें कितने में, ये भी तो एक सवाल है ना। आखिर प्रोडक्ट 10 रुपए का बना है, 10 का बेच दें, 11 का बेच दें, 12 का बेचें, 15 का बेचें, 20 का बेचें, 50 का बेचें। तो एक आपकी लोकल कंपनी है जो अभी अभी शुरू हुई है, उसका कुछ भी बिजनेस नहीं है, वो कहेगी जी 10 का बनाया ना 20 में बेच दो। एक है जी लेज, फ्रीटो ले कंपनी, उन्होंने मार्केटिंग पे इतना ज्यादा पैसा लगाया है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को देके वो कहेगी 10 का बनाया ना 100 रुपए का बेचना है पैकेट, हम तो 100 का बेचेंगे, और लोग लेंगे, हमने मार्केटिंग की हुई है। दैट इज पॉसिबल, इट इज अ फैक्ट। Which method shall we use to describe and our product or service, कि हम प्रोडक्ट और सर्विस को डिस्क्राइब कैसे करें टू द कंज्यूमर। और ये भी अगेन प्रोडक्ट और सर्विस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर कोई टेक्नोलॉजी रिलेटेड प्रोडक्ट है, मोबाइल फोन है, सेल फोन है हो गया, लैपटॉप हो गया, कंप्यूटर हो गया, या कोई भी ऐसी चीज जो टेक्निकल चीज है,
तो अब आपको उसकी फीचर्स बताने होंगे कि इसके अंदर ये फीचर है, ये टेक्निकल स्पेसिफिकेशन है, उसकी डिटेल्स देनी होंगी। लेकिन कोई आम प्रोडक्ट है, उसकी आप स्पेसिफिकेशंस देना शुरू कर दें, उसकी टेक्निकल डिटेल्स के अंदर जाना शुरू कर दें। फैशन प्रोडक्ट है, उसको फिर ब्यूटी के तौर पे बेचा जा रहा होगा। अब एक परफ्यूम है ना, उसके बारे में ये नहीं बता रहा हूँ इसके अंदर ये फीचर है, इसके अंदर ये फीचर है, ये इसके अंदर फ्रेग्रेंस डाली हुई है। उसको आप लग्जरी दिखा रहे होंगे, लग्जरी है और पूरा एक लग्जूरियस किस्म का एटमॉस्फेयर है, और वहां पर भी ओहो ये परफ्यूम बहुत जबरदस्त है। दोनों की मार्केटिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होगी। तो प्रोडक्ट को डिस्क्राइब कैसे करना है, कंज्यूमर तक पहुंचाना कैसे है, क्योंकि एक जो लग्जरी प्रोडक्ट है उसको आपको डिजायरेबल बनाना है। वो उसकी नीड नहीं है, वो वांट है, और आपने इंश्योर करना है कि वो ये वांट सेटिस्फाई करे। वो कहे नहीं यार ये मेरी नीड है, मुझे ये चीज जरूर चाहिए। अगेन अगर कोई टेक्नोलॉजिकल या और चीज है तो वो उसको आपको उसकी स्पेसिफिकेशन से सेटिस्फाई करना होगा कि इसकी स्पेसिफिकेशन ऐसी है, महंगे वाले को लेने की क्या जरूरत है, हम वही चीज दे रहे हैं आपको। आपको बड़ा सैमसंग या आईफोन लेने की क्या जरूरत है, जब आपको MI या कोई और कंपनी जो है वो उसी स्पेसिफिकेशन का सेल फोन जो है उससे कहीं गुना सस्ता दे रही है। तो वो आपको कन्विंस करेंगे टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के ऊपर। व्हाट काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट पब्लिसिटी शुड वी यूज एंड व्हेन एक्सेट्रा, इसकी सारी कि कब होगी, किस तरह होगी। और फिर एक बार एडवर्टाइजमेंट का कैंपेन चल गई तो क्या दोबारा रिमाइंड करवाना है कंज्यूमर को कि नहीं, या प्रोडक्ट ऐसा है कि बार बार रिमाइंड करवाया जाए कंज्यूमर, जैसे पेप्सी रिमाइंड करवाती रहती है, कोक हर साल कोक स्टूडियो करवाती है। कोक तो वैसे भी बिक जाएगी, कोक स्टूडियो करवाएं ना करवाएं, लेकिन वो एक याद दिलाने के लिए, देखे जी तुम्हारे गाना कोक स्टूडियो का ना, पेप्सी कोक पीनी है। अच्छी फीलिंग्स के साथ एसोसिएट कर दो कोक को, लोगों को याद आए बार बार। मैं इसके ऊपर एक आपको अच्छी स्ट्रेटजी समझाता हूँ, बड़ी मजे की स्ट्रेटजी है, मजा आएगा सुनकर। हमारे यहाँ तो ये इतना पॉपुलर नहीं है, लेकिन आप देखिएगा कि इंटरनेशनली भी ऐसा होता है। जब आप डोमिनो वाले आपको पिज्जा डिलीवर करके जाते हैं, तो साथ अब उनकी सॉस जो होती है उसके ऊपर डोमिनोज लिखा हुआ होता है, आपने कभी नोटिस किया? अब जो आती है सॉस सॉस उनकी, पहले तो ये लोकल ब्रांड्स होते थे ना, ये आम पैकेट मार्केट से खरीद कर आपको दे देते थे, और यूजुअली वो जाली इनको भेज देते थे। ये अपनी बनवाते हैं, अपना नाम ऊपर लिखवाते हैं, कंपनी से के पीछे अपना नाम लिख दो, लेकिन फ्रंट पे हमारा नाम लिखना है, डोमिनोज लिखना है, लेट्स सपोज, या मैकडोनल्ड्स है या जो भी है। और ये जो चिली फ्लेक्स हो गए, ओरिगानो हो गया, इस तरह की चीजें ना ये कॉम्प्लीमेंट्री आपको भेज देते हैं। अब डोमिनोज को तकरीबन अगर लेट्स सपोज 10 रुपए की एक चिली फ्लेक्स या एक ओरिगानो का पैकेट पड़ता है, तो क्या फायदा आपको तीन तीन चार चार पैकेट ओरिगानो के चिली फ्लेक्स के भेजने का, केचप के भेजने का, चिली गार्लिक सॉस के भेजने का? आपकी जरूरत से अक्सर ज्यादा आएंगे। दिस इज द पॉइंट। आप उसे फेंकेंगे नहीं बचे हुए को, आप उसे रख लेंगे कि कभी मुझे जरूरत पड़ेगी तो मैं यूज करूंगा। जब घर पे पड़े हुए उस पैकेट को, क्योंकि अब आपने एक बार तो लेना नहीं, बार बार मंगवाएंगे, बार बार लाएंगे, आपके पास जमा होते जाएंगे। जब आप यूज करेंगे या कभी वो ड्रॉर खोलेंगे जिसमें आपने रखा हुआ है, आपको याद आएगा यार डोमिनोज का पिज्जा मंगवाना चाहिए, ये भी तो मैं ऑर्डर कर सकता हूँ। और यूजुअली खाने पीने की चीजों के साथ होगा, तो आपको जब भूखी लगी, आप कुछ बनाने लगे, आपको यार डोमिनोज से पिज्जा मंगवाता हूँ, ये पैकेट पड़ा देख के याद आ गया। वरना आपने वो परचेज नहीं करनी थी। वो 30-40 रुपए लगाकर वो आपको अपना अगला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, और उससे अगला प्रोडक्ट बेच रहे हैं, जहां से वो रेवेन्यू कमाएंगे। ये एक स्ट्रेटजी है मार्केटिंग की। सो कितनी एडवर्टीजमेंट करें, किस तरह से करें, पब्लिसिटी सिर्फ यही करना जरूरी नहीं कि बिल बोर्ड लगा दें बड़ा सारा। ये फ्री साशेस बांटना भी एक पब्लिसिटी का स्टंट है, ये भी एक तरीका है पब्लिसिटी करने का। ओके, दीज क्वेश्चंस और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आंसर करने चाहिए। एक अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, मार्केटिंग मैनेजर ने एक अच्छी स्ट्रेटजी बनानी है, अपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड करने हैं, तो ये सवालों का जवाब उसके पास होना चाहिए। ये सही इंफॉर्मेशन होगी तो वो अपनी स्ट्रेटजी बना सकता है। ठीक है। अगेन इसके अंदर जो एक चीज, एक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस कर, जो आपने मैंने कई सवालों में आपको बताया है, एनवायरमेंट जो है वो बहुत इन्फ्लुएंस करती है कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या होगी। एनवायरमेंट क्या मतलब? सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल कंडीशंस जो उस कंट्री में प्रेवलेंट हैं, ये सब कुछ है। तो अमेरिका जैसी कंट्री के अंदर स्ट्रेटजी और होगी, पाकिस्तान जैसी कंट्री के अंदर स्ट्रेटजी और होगी। आपकी सोशल क्लासेस डिफरेंट है, आपकी एनवायरनमेंट डिफरेंट है, आपका कल्चर डिफरेंट है, आपके पॉलिटिकल आइडियाज डिफरेंट हैं, आपकी इकोनॉमिक हालत डिफरेंट है। सिमिलरली आपकी टेक्नोलॉजिकल सिचुएशन डिफरेंट है।
तो आप उतना ज्यादा टेक्नोलॉजी पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते डोमिनो की ज्यादा पेमेंट कार्ड से हो रही होगी, यहाँ ज्यादा पेमेंट कैश पे हो रही होगी। जबकि वही डोमिनोज अगर अमेरिका के अंदर ट्रेडिंग करा होगा तो पता नहीं तकरीबन पेमेंट कार्ड से होनी है, कोई है जो कैश दे जाए, वरना कार्ड। तो टेक्नोलॉजी, और फिर अगेन वो कार्ड के ऊपर स्कीम दे रहे होंगे, डिफरेंट चीजें ऑफर कर रहे होंगे, तो आपको पता होना चाहिए अब जिस सोसाइटी में ऑफर कर रहे हैं वहां पर क्या नॉर्म है, और उसके हिसाब से उनको स्कीम्स ऑफर करनी होंगी आपने। और अगेन आप कभी ये देखेंगे ना कि पाकिस्तान के अंदर जो स्कीम होगी उसके नाम भी अक्सर पाकिस्तानी उर्दू में होंगे, इंग्लिश नेम्स आमतौर पे नहीं होंगे। ठीक है, मैकडोनल्ड्स की एग्जांपल देता हूं आपको। क्या आपको लगता है मैकडोनल्ड्स का बर्गर जो पाकिस्तान में मिलता है या जो इंडिया में मिलता है, सेम वही बर्गर आपको अमेरिका में मिलता है? नो वे। वो बर्गर वो आपको यहाँ खिलाते हैं, आप कभी भी ना खाएं। उनका टेस्ट ही और है। हमारे यहाँ स्पाइसेस इतने ज्यादा अवेलेबल हैं कि हमारा टेस्ट ही और लेवल का बना हुआ है। तो यहाँ के लिए वो अपनी रेसिपी अल्टर करते हैं, और इंडिया के लिए उन्होंने अपनी रेसिपी टोटली अल्टर करी। उन्हें वेजी बर्गर इंट्रोड्यूस करवाना पड़ गया। उसके बाद से उन्होंने स्टेट्स में भी वो यूज इंट्रोड्यूस करा, क्योंकि वहां पर भी बहुत सारे लोग वीगन और वेजी हैं, तो उनके लिए भी इंट्रोड्यूस। लेकिन इंडिया के लिए स्पेशली उन्हें वेजी बर्गर बनाना पड़ा कि इस मार्केट के अंदर ये वेजी बर्गर ऑफर करना पड़ेगा तो काम चलेगा। यहाँ आप चिकन या मटन या बीफ बर्गर नहीं ऑफर कर सकते। तो उन्होंने स्पेशली आलू टिक्की बर्गर इंट्रोड्यूस करवाया ताकि इंडिया की मार्केट कैप्चर की जा सके। सिमिलरली उसमें उन्होंने वेराइटीज, वेरिएंट्स, पाकिस्तान के हिसाब से रैप्स और चीजें जो इस कम्युनिटी के अंदर ज्यादा पॉपुलर होंगी वो इंट्रोड्यूस कर, उसका टेस्ट पाकिस्तानी टिक्का फ्लेवर, बारबेक्यू फ्लेवर। अब इंटरनेशनली क्या पाकिस्तानी टिक्का फ्लेवर बेचेगा मैकडोनल्ड्स? नो। तो जिस कंट्री में जा रहे हैं उसके हिसाब से टेस्ट को अडॉप्ट करते हैं ताकि वो प्रोडक्ट उस कंट्री में बेच सकें। सो उस सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं। देन कम्स इन मार्केटिंग रिसर्च, क्योंकि अब ये सारा कुछ करना है तो ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से आएगी? मैनेजर को इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कहाँ से मिलेगी? मार्केटिंग रिसर्च। एंड ऑफ द डे, ओके, 5 मोस्ट पर भी जमात हो चुकी होगी, तो किसी ने नमाज पढ़ने जाना है, बाद में पढ़ते हैं क्योंकि जमात हो चुकी होगी। इट्स ऑलरेडी 5:04, सो अगर 5 o'clock में थी तो हो चुकी होगी। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें मिलेगी मार्केटिंग रिसर्च से। हम कंज्यूमर के पास जाएंगे, उससे डाटा लेंगे। मार्केटिंग रिसर्च है क्या? अगर मैं इसकी सिंपल डेफिनेशन दूं जो अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन देती है, मैं एग्जैक्ट आपको ये पढ़ देता हूँ। फंक्शन दैट लिंक द customer customer and public to the marketer through information used to identify and define marketing opportunities and problems, generate, refine and evaluate marketing actions, monitor marketing performance and improve understanding of marketing as a process। ये पूरी लंबी डेफिनेशन उन्होंने दी है मार्केटिंग की, बट इट्स टू लॉन्ग, नो, समझ भी नहीं आती, बहुत फालतू चीजें लिखी हुई हैं, तो हम इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, लेट्स हैव अ शॉर्ट एंड क्रिस्प एंड अ बेटर डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग रिसर्च इज अ systematic and objective process of designing, gathering, analyzing and reporting information that may be used to solve specific marketing problems and assisting the management to improve their decisions related to marketing। तो चीज क्या है ये एक सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव प्रोसेस है। ऑब्जेक्टिव मतलब कि बायस नहीं होगी, बिल्कुल आप साइंटिफिक मेथड्स के ऊपर इसको सिस्टमेटिकली मेजर कर रहे होंगे। ऑफ डूइंग व्हाट? डिजाइनिंग, गैदरिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग इंफॉर्मेशन। कि इंफॉर्मेशन को अपने डिजाइन भी करना है कि किस तरह कलेक्ट की जाए, क्वेश्चनर से की जाए, इंटरव्यू से की जाए, किस तरह कलेक्ट की जाएगी, उसको कलेक्ट किया जाएगा, गैदर किया जाएगा, उसको एनालाइज किया जाएगा, इसका मतलब क्या है, और उसको रिपोर्ट करके बताया जाएगा कि इससे क्या पता चला हमें टू दी मार्केटिंग मैनेजर। तो ये इंफॉर्मेशन उसको प्रोवाइड की जाएगी टू सॉल्व सर्टेन स्पेसिफिक मार्केटिंग प्रॉब्लम एंड असिस्टिंग द मैनेजमेंट टू इंप्रूव देयर डिसीजंस रिलेटेड टू दैट मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ठीक है, कि उसके अंदर कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है या मैनेजमेंट को कोई
असिस्टेंस चाहिए किसी मार्केटिंग स्ट्रेटजी के अंदर, मार्केटिंग रिलेटेड डिसीजन मेकिंग के अंदर, तो उसके लिए ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही होगी मार्केटिंग मैनेजर को मार्केटिंग रिसर्च के थ्रू। ओके, रोल ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च का रोल वैसे अब तक आपको एक आइडिया तो मिल गया है कि क्या है। इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, किस चीज के लिए? मार्केटिंग डिसीजन मेकिंग के लिए। जो भी डिसीजन मेकिंग करनी है प्रोडक्ट के रिलेटेड, जो उसकी स्ट्रेटजीज बनानी है, उसके रिलेटेड जो डिसीजन मेकिंग करनी है, उसके लिए जो इंफॉर्मेशन है वो मार्केटिंग रिसर्च प्रोवाइड करेगी। ये है मार्केटिंग रिसर्च का मेजर रोल। इन द एब्सेंस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन क्या होगा? मैनेजमेंट गलत डिसीजन करेगी। जब आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप किस चीज की बेस पर डिसीजन करेंगे? पास्ट एक्सपीरियंसेस, अंदाजे, अंदेशे, ऐसा होगा, ऐसा होता है, ऐसा हुआ करता है, लोग कहते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसा होता है। हमारे जी इतने बड़े बुजुर्ग ने कहा था इस तरह नहीं करते। क्या वो स्टेब्लिश्ड है? नहीं पता, किसी को नहीं, कहते हैं। तो उसकी एजम्पशंस की बेस के ऊपर आप डिसीजन कर रहे होंगे। ठीक है, गेस वर्क चल रहा होगा। मुझे लगता है ये करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। इंफॉर्मेशन नहीं है, अंदाजे हैं। तो अंदाजा कभी सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट, if the demand of that product is not known, the company may be undertaking a risk. In case of failure of the product, the investment and marketing efforts etc missing. आपने नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, आपको नहीं पता कितनी डिमांड होगी इसकी मार्केट में। आपने बड़ा सारा प्लांट लगा दिया, कल को उसकी प्रोडक्ट की डिमांड ही नहीं, लोगों ने कहा इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, ये प्रोडक्ट काम नहीं करता सही से, या जो ये कहता है काम वो तो हम वैसे भी कर लेते हैं, तो मुझे ज्यादा फायदा नहीं होता, तो आपकी तो पूरी इन्वेस्टमेंट डूब गई ना। अब आप देखिए, पेप्सी ने जब माउंटेन ड्यू लॉन्च की थी, तो एक एक, अब ये भावलपुर जैसे सिटी के अंदर भी ये फवारा चौक के ऊपर, फ्रीज गेट के ऊपर खड़े थे उनके लोग, और कप्स में ड्यू भर भर के लोगों को, गुजरती गाड़ी वालों को, बाइक वालों को दे रहे थे कि इसको ट्राई करके बताएं कैसी है। फ्री में डिस्ट्रीब्यूट किया उन्होंने इतनी, कि टेस्ट के बारे में पता चले, लोग एक्सेप्ट करेंगे कि हम इतना बड़ा प्लांट लगाएं ये बनाने के लिए, इसका कॉन्सेंट्रेट बनाकर भेजें, कल को बिके ना तो ये सारी इन्वेस्टमेंट वेस्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसकी तो बॉटल भी नए सिरे से, तब शीशे की बोतलें ज्यादा ट्रेंडी थी, तो उसकी तो बॉटल ही पूरी नए डिजाइन की थी। वो पूरी अच्छी खासी सिर्फ बॉटल्स ही बनवानी थी उन्होंने। तो उनको पहले देख तो लें बिकेगी भी कि नहीं, टेस्ट बनता है लोगों का यहाँ के कि नहीं। सो आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप चाहते हैं कि आपको पता होगा कितनी मार्केट में डिमांड होगी। But if before launching, feasibility made on the basis of scientific research, the product may capture the market and will be successful. ये भी हो सकता है। एक तो ये है कि अगर आप फिजिबिलिटी बना लें तो आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल हो सकता है, और क्या मार्केटिंग का रोल क्या है? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना कि कोई प्रोडक्ट फेल ना हो जाए, जो मैंने आपको कहा कि, और अगेन, एक तो ये ना कि वो आपको ये बता सकता है कि प्रोडक्ट फेल होगा, सक्सेसफुल होगा, या ये भी बता सकती है मार्केटिंग आपको कि क्या किया जा सकता है इस प्रोडक्ट को इम्प्रूव करने के लिए। आपने मार्केटिंग रिसर्च की, आपको पता ये चला कि प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, प्रोडक्ट की डिमांड तो है, लेकिन इसमें ये फीचर है तो डिमांड है, ये फीचर ना हो तो डिमांड नहीं, हमें ये फीचर ऐड कर देना चाहिए। तो बिफोर फुल लॉन्च आप वो फीचर ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं होगा, प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो बिफोर फुल लॉन्च आपको पता चल गया, वो फीचर ऐड कर दें। मुझे याद आ रहा है एक एग्जांपल, जैगवार ने कार लॉन्च की थी, और उसकी पूरी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन की, नई गाड़ी उन्होंने डिजाइन की, जैगवार कार मैन्युफैक्चरर है ब्रिटिश। तो दे फाउंड आउट कार लॉन्च करने के बाद कि जो उनकी कार थी उसके अंदर जो स्टीरियो सिस्टम था, जो म्यूजिक सिस्टम था, उसमें आईफोन से या आईपॉड से कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं। उस दौर में आईपॉड नया आया था, तो बहुत क्रेज था लोगों को आईपॉड का। वो डीवीडी प्लेयर से बिल्कुल तंग आए हुए थे, वो डीवीडी प्लेयर टाइप का था, उसमें आईपॉड कनेक्ट करने की ऑप्शन नहीं थी। लोगों ने इस वजह से वो गाड़ी नहीं खरीदी कि इसमें आईपॉड कनेक्ट नहीं हो सकता हमारा, हम अपना म्यूजिक आईपॉड से चलाना चाहते हैं। आखिरकार उन्हें कुछ 3-4 महीने बाद ये रियलाइज हुआ, उन्होंने वो अपना स्टीरियो सिस्टम चेंज किया और फिर से गाड़ी लॉन्च की कि ये अब नए स्टीरियो सिस्टम के साथ हम बेच रहे हैं। तो उसकी सेल स्टार्ट हुई। तो सच अ स्मॉल थिंग,
अब गाड़ी, लाखों रुपए की गाड़ी है, एक स्टीरियो सिस्टम के पीछे लोगों ने खरीदनी छोड़ दी। जस्ट इमेजिन, चंद हजार रुपए का स्टीरियो सिस्टम, लाखों रुपए की गाड़ी। वो एक फीचर नहीं था। नो, हमने ये वाली नहीं लेनी भी, इसमें ये कनेक्टर ही नहीं है आईपॉड के लिए, हमने तो आईपॉड से म्यूजिक चलाना होता है, नया आया था, क्रेज था लोगों को। सो वो छोटे छोटी चीजें जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि सेल्स किस तरह बढ़ाई जा सकती है, किस चीज की कंज्यूमर को डिमांड है, तो वो भी आपको मार्केटिंग रिसर्च से पता चलेगा कि ये चीज होनी चाहिए हमारे प्रोडक्ट में। तो लॉन्च से पहले ही आप वो चीज कर सकते हैं, रादर देन कि लॉन्च हो फिर फेलियर हो फिर आप उसको चेंज करें फिर सक्सेस हो। तो ये भी उसके अंदर एक फीचर आपको मिल सकता है। एंड अगेन, जब आप मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास इंफॉर्मेशन होगी। ये इंफॉर्मेशन कहाँ काम आएगी? स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट में, कि लॉन्ग टर्म में आप इस प्रोडक्ट, क्या प्रोडक्ट्स लॉन्च करेंगे, किस तरह से करेंगे, किस तरह से उसकी प्रोडक्ट प्राइस प्रमोशन प्लेस क्या होगी, लॉन्ग टर्म इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी आपकी। तो पूरी स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के अंदर कब आपने प्रोडक्ट लॉन्च करना है, कब उसको रिप्लेस करना है नए प्रोडक्ट के साथ, कब नया इंट्रोड्यूस कर देना है कोई प्रोडक्ट, तो कब डिसकंटिन्यू कर देना है कोई प्रोडक्ट, तो क्या क्या फीचर्स करें, उस सारी स्ट्रेटजी को डेवलप करने के लिए ये मार्केटिंग इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। ओके। जब तक मार्केटिंग मैनेजर की सिचुएशन का एनालिसिस नहीं कर सकता, तब तक वो अच्छा डिसीजन नहीं कर सकता। तो सिचुएशन एनालिसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने कहा कि इंफॉर्मेशन जो मार्केटिंग से मिलेगी उससे हम कर सकते हैं। अब सिचुएशन के अंदर, understanding the markets and the consumers, who they are, how they behave, why and what do they buy, and how they are likely to respond in future in the heart of marketing research. तो ये है मार्केटिंग रिसर्च का क्रक्स, सिचुएशन का एनालिसिस, कि मार्केट क्या है, कंज्यूमर क्या है, कौन है कंज्यूमर, क्या है उनका बिहेवियर। लेट सपोज वो क्या चीज खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, कब खरीदते हैं, और कैसे खरीदते हैं, या कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं किसी चीज को खरीदते हैं, कोई मार्केटिंग कैंपेन आती है उसको कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। इन सब इंफॉर्मेशन की बेसिस के ऊपर आप अपनी मार्केटिंग रिसर्च को बेस कर रहे होते हैं। ये मार्केटिंग रिसर्च है। बेसिकली उसका पर्पस ये है कि मार्केटिंग की पूरी एनवायरनमेंट को समझना, कि क्या सेगमेंट्स हैं, क्या मार्केट है, क्या कंज्यूमर है, क्या उसकी नीड्स हैं। तो उस पूरी एनवायरनमेंट को, उस सिचुएशन को एनालाइज करना बेसिकली मार्केटिंग का काम है, मार्केटिंग रिसर्च का काम है, सॉरी। ठीक है। So understanding of marketing environment and the specific characteristics of market are equally essential while developing a marketing strategy. Marketing research helps in acquiring an in-depth understanding of both environment and the markets. So environment का भी और market का भी। Competitor क्या कर रहा है? You want to know this. Competitor क्या strategy ला रहा है? Competitor क्या नया product ला रहा है? मुझे उससे बेहतर प्रोडक्ट मार्केट में देना होगा, उससे बेटर प्राइस पे देना होगा। सो ऑल दैट मैटर्स। ओके। जो मार्केटिंग रिसर्च कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, ठीक है, स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन के लिए, जो इफेक्टिवली यूज की जा सकती है, वो क्या है? मार्केटिंग एनवायरनमेंट से रिलेटेड इकोनॉमिक ट्रेंड्स क्या है, इकोनॉमी बूम पे जा रही है, रिसेशन पे जा रही है, क्योंकि आपको मार्केटिंग अकॉर्डिंगली करनी पड़ेगी। रिसेशन वाली इकोनॉमी के अंदर आप बूम वाली स्ट्रेटजीज नहीं लगा सकते। फिर सोशल ट्रेंड्स क्या है, लोग आजकल पुरानी चीजें छोड़ के नई चीजों की तरफ जाते जा रहे हैं, तो सोशल ट्रेंड क्या है, किस तरह का फैशन चल रहा है, किस तरह की डिमांड है लोगों के अंदर। क्या आज आप स्टील के बर्तन बनाकर लोगों को बेच सकेंगे? नो, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। कुछ ट्रेंड्स रिवाइव हुए हैं, लेकिन वो जो ओल्ड टाइम के थे वो तो नहीं बेच सकते ना। तो यू हैव टू सी कि अच्छा ट्रेंड ये है कि आज ये नई एक चीज निकली है, ये ज्यादा पॉपुलर है। तो आपको देखना होगा कि सोशल ट्रेंड क्या है। क्या आज आपको, आप लोगों को लेज से हटाकर कोई एक बेसिक नया सा सादे से ब्रांड नेम के चिप्स के ऊपर लगा सकते हैं? नो। तो सोशल ट्रेंड क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, उस ट्रेंड को। फिर टेक्नोलॉजी ट्रेंड क्या है, टेक्नोलॉजी किस तरह से इवेल्युएट हो वहां पर इवॉल्व हो रही है, सॉरी। लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है ऑन दी क्वालिटी, लाइबिलिटी या सेफ्टी ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जैसे कि आप अगर कोई फॉरेन से चीज मंगवाए, उसके ऊपर भी सेफ्टी लेबल लगा हुआ होगा। आई थिंक मुझे याद है मैंने एक टाई मंगवाई थी शायद, उस टाई के ऊपर भी सेफ्टी इंस्ट्रक्शन में बच्चों से ये इसकी प्रोटेक्शन करनी है आपने। पाकिस्तान में कोई लगाएगा?
अम्ब्रेला खरीद रहे हैं आप इंटरनेशनली, उस पर लिखा होगा कि किसी बच्चे की तरफ करके यूं करके ओपन नहीं कर देना, किसी और की आंख की तरफ करके ओपन नहीं करना। हालांकि अंडरस्टूड बात है, लेकिन नहीं, लेजर परचेज की है, ये जी किसी की आंख में नहीं मारनी, इट कैन बी डेंजरस। पाकिस्तान में आप जितनी मर्जी कर लें, ऊपर कोई लेबल लगाने की जरूरत नहीं है हमें। गेट द आइडिया। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी क्वालिटी क्या, पाकिस्तान में जिस मर्जी क्वालिटी का माल बेच दें, कौन पूछेगा। इंटरनेशनली उनको पता है कि जी एक बार तो 2 नंबर बेच देंगे, दोबारा कोई नहीं खरीदेगा। फॉर एग्जाम्पल फ्रीटोले की एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी ये वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब के ऊपर, आप जब चाहें देख लें। फ्रीटोले की मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है ना, उसके ऊपर वीडियो फ्रीटोले की ऑफिशियल एक बनी पड़ी नेशनल जियोग्राफिक की। उनका यूएसए का प्लांट है, प्लांट पे थंडर स्टॉर्म आ जाती है, उस स्टॉर्म की वजह से बिजली कट जाती है थोड़ी देर के लिए, प्लांट बंद हो जाता है डेफिनेटली। गर्म तेल में चिप्स कट के डले पड़े फ्राई हो रहे थे, वो जल जाते हैं। जब वो प्लांट रीस्टार्ट करते हैं, वो सारा चिप्स निकाल कर डस्टबिन में। वो ये नहीं है फ्रायर आपका कोई छोटा सा एक कढ़ाई है उसके अंदर फ्राई हो रहा है, वो तकरीबन वहां से लेकर यहां तक सिर्फ फ्रायर ही है जिसमें ऑयल है, गर्म, और चिप्स डलते जा रहे हैं, पैडल उसको मूव करते जा रहे हैं, यहां से निकलते जा रहे हैं। वो सारा बैच डिस्ट्रॉय जितना भी उसके अंदर था ऑयल के अंदर, क्योंकि वो खराब हो गया। नो, वी कैन नॉट यूज। पाकिस्तान में मैंने ऐसा प्रोडक्ट भी फ्रीटो, मैंने लेज का ऐसा पैकेट भी खरीदा जिसके अंदर एक चिप्स भी सही नहीं था, सारे जले हुए थे। इन्होंने निकालने की जहमत नहीं की कि ओ ये वेस्ट हो जाएगा। हालांकि कितनी की वेस्टेज हो जानी थी यार, कितना चिप्स लग के अंदर आलू लग जाता है लेट सपोज, और कितना कुछ सस्ता सा होता है। अगर डिस्ट्रॉय कर भी देते तो उन्होंने कहा नहीं ये बेचो। अक्सर आप पैकेट खोलेंगे आपको डार्क कलर के पैचेस मिल जाएंगे चिप्स के ऊपर। अमेरिका में जाके आप चिप्स का फ्रीटोले का पैकेट लें, अगर उसके ऊपर एक स्पॉट मिल जाए काला, तो कहिएगा भाई लोग खरीदते ही नहीं। ये क्या यार, पैकेट में से काले रंग की चिप्स नहीं, मैं काली खाऊं, ये तो खराब है। ग्रीन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, खबरदार, सवाल ही पैदा नहीं होता कभी वो पैक कर दी जाए। कैमरा लगा हुआ है, वो हर चिप्स की दाने की फोटो लेता है। जिसके ऊपर पता चल गया इसके अंदर एक स्पॉट है काला, एक ग्रीन स्पॉट है, एयर जेट आएगा, वो चिप्स गिर रहे हैं, उसको पुश कर देगा, वो डस्टबिन में चला जाएगा, बाकी चिप्स जाके आगे पैक हो जाएंगे। एक स्पॉट भी खराब नहीं होगा चिप्स के किसी एक पार्टिकल के ऊपर भी। कोक की एग्जांपल ले लें, आप यहां पर कोक पी लें और यूनाइटेड स्टेट्स जाकर कोक पी लें, टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा, गैस की क्वांटिटी में जमीन आसमान का फर्क होगा। फीलिंग आएगी कि वहां जाके यार कोक पी है, कोई चीज थी। तो दिस इज एक्चुअली ट्रू। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या है, वहां की क्वालिटी की रिक्वायरमेंट्स क्या है। यहाँ आप मार्केट में जाते हैं, आपको एप्पल खरीदना है, तो टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है उसके ऊपर कोई स्पॉट है मिल जाएगा, बिक जाएगा मार्केट में। वहां एक जरा सा स्पॉट है या कलर सही नहीं है सिर्फ एप्पल का, स्क्रैप करो भाई, ये खरीदेगा कोई नहीं, सुपर मार्केट में हम नहीं रख सकते। ये कहाँ जाएगा, ये प्रोसेस्ड फूड के लिए, जूस बनाने के लिए चला जाएगा, एनिमल फीड में चला जाएगा। ये मार्केट में ऐसे रख के नहीं बेचा जा सकता। इसका जूस बनाओ, इसको प्रोसेसिंग कर दो इसकी, और एनिमल फीड बना दो। ये मार्केट में ऐसे एज एन एप्पल नहीं बेचा जा सकता, इसकी शेप खराब है, इसका कलर खराब है। तो दैट इज ऑल्सो फैक्ट। तो क्वालिटी रिक्वायरमेंट्स लोगों की क्या है, लीगल क्या है वहां पर। फिर उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स ना हो, इस तरह की रिक्वायरमेंट्स भी है वहां पर लीगल, वो फॉलो करनी पड़ेंगी। उसके अलावा उसकी लाइबिलिटीज, उसके सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस के, अगर इससे कोई नुकसान हो गया तो कंपनी लायबल नहीं होगी, ये लिखा हुआ होगा। पता चला आपको एक कंपनी ने प्रोडक्ट मार्केट किया था, वो आपने यूज किया, उल्टा नुकसान हो गया, आपने कंपनी पे सू कर दिया, ये कंपनी के प्रोडक्ट की वजह से मुझे ऐसा हुआ है। वो लिख रहे भाई कंपनी लायबल नहीं होगी, इसको अपने रिस्क के ऊपर इस्तेमाल करो भाई। तो लीगल रिक्वायरमेंट्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, ये मार्केटिंग के अंदर आपको पता होनी चाहिए, मार्केटिंग रिसर्च कर। फिर मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मार्केट का साइज क्या है, पोटेंशियल ग्रोथ कितनी है, कि मार्केट का साइज क्या है, उसमें पोटेंशियल कितना है कि हम कितना कैप्चर कर सकते हैं इसमें से, और ग्रोथ कितनी होगी अगले सालों के अंदर इसके अंदर। अब कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो कि यंग जनरेशन को टारगेट कर रहा है। जब आप यूरोप में देखेंगे जी, पहले मार्केट छोटी है, लोग छोटे हैं जो यंग जनरेशन है, जबकि पाकिस्तान में यंग जनरेशन ज्यादा है, ओल्ड कम है। फिर उसके अंदर ग्रोथ भी कम है। पाकिस्तान में बोलेंगे यार यंग जनरेशन भी बहुत ज्यादा है और उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा है। दे विल बी हैप्पियर ना कि उसकी ग्रोथ क्या है, उसमें पोटेंशियल क्या है, कितनी आप मार्केट कैप्चर कर सकते हैं, और फिर वो आगे किस रेट के ऊपर ग्रो करेगी। लोकेशन एंड स्प्रेड ऑफ कस्टमर्स, कि लोकेशन क्या है, किस तरह का स्प्रेड है, कहीं कहीं सीधा सीधा कस्टमर रहते हैं या एक ही इलाके में बहुत ज्यादा रहते हैं।
अब आपको बोइंग 747 बेचना है, एयरबस A380 बेचना है, आपको टीवी पे उसकी एड चलाने की जरूरत नहीं है। आपको पता है चंद बड़ी एयरलाइंस है जो खरीदेंगी, आप डायरेक्टली उसका ब्रोशर बनाकर उनको भेजते हैं, भाई ये इसके ये फायदे हैं, उनको जाके प्रेजेंटेशन देते हैं। सो अगेन, लोकेशन क्या है, आपका कस्टमर कहाँ रहता है, क्या उसकी लोकेशन है, डिफरेंट सेगमेंट्स एंड ग्रुप्स ऑफ कस्टमर्स के, सेगमेंट्स क्या है, ग्रुप्स क्या है कस्टमर्स के, कंपटीशन, नंबर, साइज, परफॉर्मेंस ऑफ कंपेटिटर्स, कंपेटिटिव प्रोडक्ट्स क्या है, उनकी परफॉर्मेंस कैसी है, उनका साइज क्या है, उनका नंबर कितना है, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, होलसेलर रिटेलर के थ्रू होगा, एजेंट के थ्रू होगा, सिर्फ रिटेलर के थ्रू होगा, डायरेक्ट सेलिंग कर रहे होंगे, व्हाट वुड बी द चैनल, कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, हु बाइज आवर प्रोडक्ट, डेमोग्राफिक एंड साइकोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। और आज तो ये डेमोग्राफिक से बहुत आगे चली गई ये बात। इट इज सेड दैट कि आपके अगर आपकी पर्सनैलिटी को जज करना है, लेट्स सपोज बिग 5 पर्सनैलिटी मॉडल के ऊपर, तो फेसबुक आपको ज्यादा अच्छा मैयर कर लेता है एज कम्पेयर टू कि आप खुद या कोई एक्सपर्ट आपको मैयर करे कि भाई तुम्हारी क्या पर्सनैलिटी है, क्योंकि उनकी सारी सेलिंग इसके ऊपर, उन्होंने मार्केट ही आपको प्रोडक्ट आपकी पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग पे करना है। और वो कहते हैं जी कि आज एज, जेंडर और इस तरह की चीजें कोई मैटर नहीं करती, एज, जेंडर, रिलीजन, एथनिसिटी, इनका कोई फर्क नहीं है, और फैक्टर्स हैं जो डिटरमिन करते हैं बंदा क्या करेगा क्या नहीं करेगा। सो वो फैक्टर्स आइडेंटिफाई करना, कंज्यूमर के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना, कंज्यूमर क्या खरीदता है, क्यों खरीदता है, किस वजह से खरीदता है, कैसे खरीदेगा, ब्रांड प्रेफरेंस, कि कंज्यूमर की ब्रांड प्रेफरेंस क्या है, कंज्यूमर ब्रांड प्रेफरेंस करता है या जनरली कोई भी, यार कोई भी साबुन दे दो तो फर्क नहीं पड़ता, या नहीं इस ब्रांड का होना चाहिए भाई। वेयर डू दे बाय, आउटलेट टाइप क्या है, कंज्यूमर मॉल में जाके शॉपिंग करना पसंद करता है, छोटी दुकान पे शॉपिंग करना पसंद करता है, बड़ी दुकान पे शॉपिंग करना पसंद करता है, रेडी पे शॉपिंग करना पसंद करता है, कंज्यूमर कहाँ जाकर खरीदता है चीज, आपको मार्केट वैसे करना पड़ेगा ना। मोटिवेशन क्या है, क्यों खरीदता है कंज्यूमर, क्या अपने शौक की वजह से, या दूसरों को दिखाने के लिए कि मेरे पास भी ये चीज है, मैं भी दिखावा करूंगा, मुझे भी शो करना है कि ओ मेरे पास भी ये बड़ा सेलफोन है, ये महंगी गाड़ी है। तो क्या दिखावे के लिए करता है, या अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, या बच्चों के इन्फ्लुएंस के ऊपर चीजें खरीदता है, कि बच्चों को इन्फ्लुएंस करो कि नहीं जी ये तुम्हारे पास ये वाली चीज लो, बच्चे अपने पेरेंट्स को इन्फ्लुएंस करें ये चीज लेनी है। अगेन, व्हेन डू दे बाय, अगेन डिफरेंट पीयर जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो कौन है, जैसे कि पीयर्स कर सकते हैं, फैमिली कर सकती है, बच्चे कर सकते हैं, मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं इसलिए मैंने दोबारा नहीं किया। व्हाई डू दे बाय, क्यों खरीदते हैं कोई चीज, और कितनी बार खरीदते हैं वो चीज, फ्रीक्वेंसी क्या है बाय करने की। ये बड़ी जबरदस्त स्ट्रेटेजी थी जो जिलेट ने इंट्रोड्यूस करवाई। उन्होंने देखा वो जब भी कोई नया रेजर वगैरह इंट्रोड्यूस करते हैं, उनके कंपेटिटर्स उससे सस्ता लॉन्च कर देते हैं और उनका प्रोडक्ट नहीं टिकता मार्केट में, उनका प्रोडक्ट रह जाता है। उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, ठीक है जी, बेचे कंपेटिटर, 10 रुपए का बना है ना, हम 8 रुपए का बेचेंगे, हम लॉस बेयर करेंगे प्रोडक्ट बेचते हुए, हम 2 रुपए लॉस अपने ऊपर लेंगे, 10 रुपए का रेजर बना है 8 में बेच दो, कोई मसला नहीं, बेच दें। उसके बाद कल को उस रेजर के जो ब्लेड खरीदने आएगा तो उसके ऊपर 2 रुपए कमा लेना, 2 ब्लेड खरीदेगा, दो पहला ब्लेड खरीदा उसके 2 रुपए जो लॉस किया था वो कवर हो गया, अगला ब्लेड खरीद 2 रुपए का पहला प्रॉफिट आ गया, अगला ब्लेड खरीदने का फिर से। आप जाकर मार्केट में चेक कर लें जिलेट का रेजर, एक सिंगल रेजर कितने का मिलता है विद ब्लेड अगर मिल रहा है तो, और उसके सिर्फ ब्लेड कितने का मिलता है, हाफ से ज्यादा कॉस्ट का, 50% ज्यादा का एक ब्लेड मिलेगा आपको। सो ये उनकी स्ट्रेटेजी थी। ये सेम स्ट्रेटेजी कईयों ने अप्लाई की है। प्रिंटर ले लें आप, आपको प्रिंटर मार्केट में जो ये इंकजेट आमतौर पे मार्केट में मिल रहा है ये कॉस्ट से कम पे बिकता है। अगर कंपनी को पड़ा प्रिंटर बनाने में 10,000 का, वो आपको 7,000 का क्यों बेच रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगली बार आएगा तो 5-6 हजार की तो हमने कार्ट्रिज बेच देनी है ना इसको, आए तो सही एक बार फंस जाए कस्टमर, प्रिंटर ले बैठे कार्ट्रिज के बगैर तो नहीं चला सकता, और फिर इसमें तो हमारी डलेगी। हर साल वो इसको इम्प्रूव करते हैं कि किसी और की कार्ट्रिज ना डल सके, ये रीफिल ना हो सके किसी तरह से, और उसके अंदर भी चिप लगी हुई है, इतने पेज हो गए चुपचाप कह दो कि जी प्रिंटर की इंक खत्म हो गई है, इंक अंदर भरी पड़ी है, चिप कहेगी जी इतने पेज हो गए सर जी इंक खत्म हो गई है भाई, हम प्रिंट नहीं कर सकते, और जल्दी से इंक लेकर आओ, असली लेकर आना, जाली ना खरीदना, मैसेज आ जाता है फौरन। स्ट्रेटेजी, बेचो प्रिंटर सस्ता, कार्ट्रिज से पैसे कमाएंगे हम।
सिमिलरली ये टीवी बॉक्स जो होते हैं, ये हमारे यहाँ तो इतना कॉमन नहीं है। डिजिटल टीवी बॉक्स है, जो केबल का वो एक बॉक्स आता है डिजिटल टीवी चलाने के लिए, एचडी टीवी या इसके लिए, कि आपको वो सेट टॉप बॉक्स इसे कहा जाता है यूजुअली। तो वो बॉक्स आप ले लें, उसकी पेमेंट जो आप करेंगे, तो वो यूजुअली अगर बॉक्स उनको 4,000 का पड़ा, आपको 2 का दे देंगे। पैसे कहाँ से कमाएंगे? एक बार डब्बा लेके आप फंसे तो सही है, हर महीने आपने पेमेंट तो करनी है ना। हर महीने जो आप पैसे देंगे, उससे वो आपके पैसे कमा रहे होंगे सब्सक्रिप्शन में से। तो एक बार सब्सक्रिप्शन लेके बंदा फंस जाए सही, पैसे उसमें से कमा लेंगे, जो हर बार इनको चीजें बेचेंगे, जो ये बार बार रीपे कर रहे होंगे ना चीजें, वहां से हम अपने पैसे बना लेंगे। तो दिस इज ट्रू कि फ्रीक्वेंसी ऑफ बाइंग है क्या, तो 7 के प्रोडक्ट्स हैं जिनमें से पैसे बनाए जा सकते हैं। तो ये स्ट्रेटजी कई कंपनीज ने अब अडॉप्ट कर ली है। कोडेक ने भी ये किया था कि कैमरा बनाओ, कैमरा सस्ता दे दो, फिल्म महंगी बेचो, फिल्म से पैसे कमाओ, क्योंकि फिल्म तो बार बार खरीदनी, कैमरा तो एक बार खरीदेगा ना। कैमरा खरीद बैठा हमारा, तो फिल्म तो हमारी लेनी पड़ेगी, तो पैसे बनाओ उसमें से। हाउ डू दे इवेल्युएट द प्रोडक्ट? कंज्यूमर खरीदते हुए क्या चीज सोचता है, क्या चीज देखता है? सस्ती, महंगी, क्वालिटी, प्राइस, उसके फीचर्स, क्या देखता है कंज्यूमर परचेज करते हुए? ये इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए। इन्फ्लुएंस ऑफ एडवर्टाइजिंग के, क्या एडवर्टाइजमेंट करने से कोई फर्क पड़ता है कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर के ऊपर? ये भी एक बड़ी चीज है कि कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर पे फर्क पड़ा है, तो डेफिनेटली एडवर्टाइजमेंट हम करेंगे। मार्केटिंग मिक्स क्या है? फोर पीस क्या है? मैं कई बार अभी तक रिपीट भी कर चुका हूँ। यस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, प्लेस, कोई भी सीक्वेंस आप इसकी रख सकते हैं। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, या वट एवर यू वांट टू डू, इट्स नॉट अ बिग इशू। एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी का मेन एम है कि हम अपना मार्केटिंग मिक्स तय कर लें, हम अपना मार्केटिंग मिक्स बना लें। प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, दी 4 पीस क्या होंगे हमारे, हमने उनको स्पेसिफाई कर लेना है। मार्केटिंग रिसर्च इस स्ट्रेटजी को बनाने के लिए एक अच्छा डेटा प्रोवाइड करती है, एक अच्छी बेस प्रोवाइड करती है। कि मार्केटिंग प्लान बनाना है, उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो आपको मार्केटिंग रिसर्च से मिलती है। वो हेल्प करती है इन इवेल्युएटिंग डिफरेंट अल्टरनेटिव्स। और अल्टीमेटली क्या फाइनल मार्केटिंग प्लान बनेगा, ये मार्केटिंग रिसर्च पे डिपेंड करता है। मार्केटिंग रिसर्च आपको बताती है कि ये करो, ये ना करो, इसमें फायदा है, इसमें नुकसान है, ये प्राइसिंग चलेगी, ये प्राइसिंग नहीं चलेगी, ये प्लेसमेंट चलेगी, ये वाली प्लेसमेंट नहीं चलेगी, ये प्रमोशन चलेगी, ये नहीं चलेगी। सो वो आपको फाइनली आपका प्रोडक्ट किस तरह बेचना है, उसका मार्केटिंग मिक्स तय करने में हेल्प करती है। तो ये 4 मार्केटिंग मिक्स हैं क्या? मार्केटिंग से जो आंसर कर रही है बेसिक क्वेश्चंस को, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन और प्लेस के अंदर, वो क्या क्वेश्चंस है? प्रोडक्ट के अंदर क्या क्वेश्चंस है? व्हाट प्रोडक्ट एट्रीब्यूट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द कस्टमर? कस्टमर को प्रोडक्ट में क्या एट्रीब्यूट चाहिए, क्या फीचर चाहिए, क्या फायदे चाहिए, क्या बेनिफिट चाहिए? हाउ शुड द प्रोडक्ट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम कंपेटिटर्स? कि जो मेरा कंपेटिटर है उससे मेरा प्रोडक्ट किस तरह से डिफरेंट है? हाउ शुड द पैकेजिंग बी डिजाइंड? उसको पैकेज किस तरह से किया जाए? किस तरह की पैकेजिंग होगी जो कस्टमर को अट्रैक्ट करेगी? यार ये क्या चीज है, ये नहीं लग रही है कोई चीज, मुझे लेनी चाहिए। जितनी यूनिक पैकेजिंग कस्टमर, यार ये मजेदार पैकेजिंग है, ये लेनी चाहिए, ट्राई तो करें क्या चीज है। हाउ इंपॉर्टेंट इज वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस, एक्सेट्रा? वारंटी, आफ्टर सेल सर्विस कितनी इंपॉर्टेंट है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देन प्राइस, व्हाट इज द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? कि प्राइस इंक्रीज होने से इसकी डिमांड पे कितना फर्क पड़ता है? 1 रुपया इंक्रीज होने से 1 यूनिट की सेल कम हो जाती है, 1 रुपया इंक्रीज होने से बिल्कुल सेल कम नहीं होती, 100 रुपया इंक्रीज हो तो 1 यूनिट की सेल कम होती है। या फिर 1 रुपया इंक्रीज होने से 100 यूनिट की सेल कम हो जाती है। तो कितना प्राइस इलास्टिक है? प्राइस के चेंज होने से इसकी सेल के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? हाउ शुड द प्रोडक्ट बी प्राइस्ड? प्राइस स्किमिंग करें, पेनिट्रेशन प्राइसिंग करें, साइकोलॉजिकली प्राइसिंग करनी है हमें कि जी ये लग्जरी प्रोडक्ट है, महंगा बेचो, सस्ता बेच दे, लोग कहेंगे ये सस्ता है, ये कौन लेता है यार। तो लग्जरी प्रोडक्ट अक्सर महंगा क्यों बेचा जा रहा है? कि लग्जरी लगे। कई बार हम जब मार्केट जाते हैं, यार सबसे महंगा वाला दिखाना, वो अच्छा होगा भाई, महंगा है ना, अच्छा होगा। साइकोलॉजिकल इफेक्ट।
वट इज द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द मार्केट, के मार्केट में जो लोग हैं उनकी कैपेसिटी क्या है। फिर अगर हम कर भी रहे हैं प्राइसिंग, ये तो देख लें भाई कि पे कर क्या सकते हैं, उससे ऊपर प्राइस ना कर देना हम। हाउ डू वी रिएक्ट टू competitive प्राइस चेंज, अगर कंपेटिटर इसकी बेस पे अपनी प्राइस चेंज कर दे तो हम कैसे रिएक्ट करेंगे। हाउ इंपॉर्टेंट इज द प्राइस टू द बायर, तो जो बायर है उसके लिए प्राइस कितनी इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप चाहेंगे प्राइस अच्छी हो, रीजनेबल हो। कम इंपॉर्टेंट, उसको फर्क नहीं पड़ता, बायर ऐसा है कहता है कितनी भी प्राइस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर आप कहेंगे ज्यादा से ज्यादा रख लो, कोई मसला नहीं है। प्लेस, what kind of outlet should handle our product, होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, एजेंट्स, रिटेलर्स, कौन हैंडल करेगा। अब एक लग्जरी ब्रांड है, वो ये नहीं चाहेगा कि किसी भी रिटेलर के पास उसका प्रोडक्ट पड़ा हो, तो एक अपना स्पेशल बुटीक बना हुआ हो जिसके ऊपर सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बिकता हो, लोगों को पता हो यहाँ सिर्फ हमारा प्रोडक्ट बिकेगा, जाएं और आराम से लें, कस्टमर सर्विस हो। हाउ मैनी इंटरमीडियरीज शुड बी देयर, कितने इंटरमीडियरीज होने चाहिए। वट रेट ऑफ कमीशन और डिस्काउंट इज अप्रोप्रिएट, कि उनके लिए क्या कमीशन या डिस्काउंट रखा जाए। हाउ कैन चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बी मोटिवेटेड टू पुश आवर प्रोडक्ट, के ज्यादा से ज्यादा बेचने के लिए उसको कैसे इंकरेज किया जाए। हाउ फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट बी मैनेज, कि फिजिकली हर जगह पर प्रोडक्ट पहुंच जाए। हमने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की, उसके अलावा मार्केटिंग कैंपेन चला दी, प्रोडक्ट नया लॉन्च किया, अब वो प्रोडक्ट जो इलाके जहां मार्केटिंग हो चुकी है वहां प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं। अक्सर आप देखेंगे कि प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, मार्केटिंग कैंपेन मीडिया पे चल गई, अब मैं लेने गया हूँ प्रोडक्ट, सपोज ये नया आया, बड़ा अच्छा लग रहा था, परचेज करता हूँ, जाके दुकान पे पूछा तो ये तो जी अभी तक आया नहीं यहाँ पर, ये तो लाहौर में बिक रहा है अभी, यहाँ तो बाद में आएगा। तो दैट हैपन्स। प्रमोशन कैसे होगी, व्हाट इज द ऑप्टिमम प्रमोशन मिक्स, एडवर्टाइजमेंट करें, प्रमोशन के अंदर और बाकी टेक्निक्स लगाएं, आफ्टर सेल सर्विस दें, क्या चीज दें। हाउ मच ऑफ एडवर्टाइजिंग, पब्लिक रिलेशंस, पर्सनल सेलिंग एंड सेल्स प्रमोशन शुड बी यूज्ड। व्हाट शुड बी द प्रमोशनल बजट, कि कितने पैसे लगा दें, ये तो नहीं ना कि सारा कंपनी का बजट पकड़ के प्रमोशन पे लगा दो, कितने लगाएं, उससे कितना बेनिफिट होगा। व्हाट मीडिया आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर आवर प्रोडक्ट, हमारा प्रोडक्ट अगर टीवी पे दिखाने वाला तो मैगजीन में लगाने से कुछ नहीं होगा, न्यूज़पेपर में देने से कुछ नहीं होगा, तो हमें उसको जहां पर एडिक्वेट है वहां पर ही उसको मार्केट करना होगा। व्हाट मीडिया आर मोस्ट इफेक्टिव फॉर आवर प्रोडक्ट, इस तरह से। हाउ डू वी मेजर द इफेक्टिवनेस ऑफ द एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जो भी एडवर्टाइजिंग या प्रमोशन की कैंपेन की इसकी इफेक्टिवनेस कैसे मेजर करेंगे, किस तरह पता चलेगा कि इसकी वजह से सेल हुई है या नहीं हुई। एंड व्हाट एडवर्टाइजिंग एजेंसी शुड बी हायर्ड टू हैंडल और प्रमोशन कैंपेन की, इसको कैंपेन को हैंडल करने के लिए कौन सी एडवर्टाइजिंग एजेंसी हायर की जाए। अब मार्केटिंग रिसर्च की एक बड़ी इंडस्ट्री है जिसके अंदर बहुत सारे कस्टमर्स हैं, यहाँ इस तरह की कंपनीज भी बनी होती हैं जो आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, इनको हम कहते हैं रिसर्च सप्लायर्स। ठीक है, अगर हम खुद डाटा कलेक्ट नहीं कर सकते, R&D नहीं कर सकते, तो हम रिसर्च सप्लायर से डाटा या तो प्री कलेक्टेड खरीद लेते हैं, या उनसे कहते हैं कि हमारे डिमांडेड डाटा को कलेक्ट करके हमें प्रोवाइड कर दें। तो इस तरह के सप्लायर्स भी अवेलेबल हो जिनके पास या तो पहले से डाटा कलेक्टेड पड़ा होता है, या वो हमारे कहने पे एक नई रिसर्च करके डाटा कलेक्ट करके हमें दे देते हैं, और वो सिर्फ हमें ही नहीं सेल करते, वो औरों को भी वो डाटा सेल करते हैं। और ये जो पूरी है, ये पूरी एक इंडस्ट्री है मार्केटिंग रिसर्च की। R&D जो है स्पेशली, या कंपनीज अपना एक R&D डिवीजन बना लेती हैं, या फिर जो एग्जिस्टिंग है, कोई कंपनी है, कोई फर्म है जो ऑफर कर रही है, उसको कहते हैं कि आप हमारे लिए ये काम कर दें। सो बोथ ऑप्शंस आर देयर।